बचपन में मैंने कुछ कहावतें सुनी थी जो आज याद आ रही है। नेकी कर जूते खा, आ बैल मुझे मार। तो ये जो कहावतें हैं ये आज के टॉपिक पे फिट बैठती हैं। यदि आप भी किसी के लोन में गारंटर बनने जा रहे हो तो समझ लेना ये कहावतें भविष्य में आप पे लागू हो सकती हैं। बाद में मत कहना बताया नहीं था किसी ने, क्योंकि हम भाईचारा निभाने के चक्कर में, रिश्तेदारी निभाने के चक्कर में, पुण्य कमाने के चक्कर में कई बार दूसरों के लोन में गारंटर बन जाते हैं और दूसरे की मुसीबत बन जाती है हमारी मुसीबत। जिसकी आप गारंटी दे रहे हो अगर वो बिल्कुल ही आपकी जान का टुकड़ा है, जिसके लिए जान भी हाजिर है, तो उसके लिए तो आप गारंटी दे दो। फिर तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता, फिर तो वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के लिए गारंटी दे रहे हो जिसके साथ आपके संबंध नॉर्मल से हैं, नॉमिनल हैं, फ्रेंडली हैं, ऐसी कोई जान से प्यारे वाली बात नहीं है, तो इस वीडियो में जो मैं बातें बता रहा हूँ, जो कानूनी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है इससे पहले कि आप गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट पे, फॉर्म पे साइन करें। सबसे पहले एक कानूनी सी बात समझ लीजिए छोटी सी, कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सेक्शन 126 से लेकर सेक्शन 147 तक जो गारंटी के ये जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इसको श्योरिटी भी कहा जाता है, उसका वर्णन किया हुआ है। मैं धाराओं में, सेक्शंस में और कानूनी पहलू में टेक्निकली नहीं जाऊंगा, सरल भाषा में आपको 5-6 बातें बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली बात तो ये है कि कानूनी रूप से यदि आप गारंटर हैं तो जो आपकी लीगल लायबिलिटी है, जो कानूनी उत्तरदायित्व है आपका, वो जिसने लोन लिया है उसके बिल्कुल बराबर है, उसके बराबर है। इसे इंग्लिश में एक वर्ड है, उसे कहते हैं को एक्सटेंसिव है। को एक्सटेंसिव मतलब जितना उसकी जिम्मेदारी है उतनी ही आपकी भी है। आमतौर पर जब मैं लोगों से बात करता हूँ तो एक जनरल मिसकंसेप्शन है, ये एक भ्रम है कि अगर उसने लोन डिफ़ॉल्ट कर दिया, जिसने लोन उधार लिया है, बोरोवर ने अगर लोन डिफ़ॉल्ट कर दिया बैंक का, तो बैंक पहले उसके खिलाफ एक्शन लेगा, पहले उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, उसकी संपत्तियां बेची जाएंगी, उस पर मुकदमा किया जाएगा। और यदि बैंक अपने पैसे ओरिजिनल बोरोवर से वसूल नहीं कर पाएगा तब मेरे ऊपर बात आएगी, ऐसा लोग समझते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि ये गलत है। गारंटर की जो लायबिलिटी है वो जितनी लायबिलिटी बोरोवर की है उतनी ही है, पहले और दूसरे का चक्कर नहीं है। ऐसा नहीं है कि बैंक पहले बोरोवर के खिलाफ एक्शन लेगा तब आपके ऊपर बात आएगी। बैंक की मर्जी है, वो चाहे तो बोरोवर और गारंटर दोनों के खिलाफ एक साथ भी एक्शन ले सकता है, वो चाहे तो पहले बोरोवर पे भी एक्शन ले सकता है, और वो चाहे तो पहले आप पर भी एक्शन ले सकता है एज ए गारंटर। आप उसको ये नहीं कह सकते कि आपने बोरोवर क्यों छोड़ दिया और मेरे पीछे क्यों लगे हुए हो। ये कानूनी पहलू है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके बारे में लोगों को गलत धारणा है कि बैंक पहले बोरोवर के पीछे जाएगा। यदि बैंक को ये लगता है कि बोरोवर एक ढीठ किस्म का आदमी है, वो तो हाथ ही नहीं आ रहा है, वो भाग गया है, वो दबंग है, उसको नहीं पकड़ पा रहे हैं, या उसके पास कुछ है ही नहीं, ठन ठन गोपाल है वो, लेकिन ये जो गारंटर है इसके पास संपत्ति है, ये अच्छा व्यक्ति है और इसको अच्छे से हम पकड़ सकते हैं, तो आपने गारंटी चाहे कोई सिक्योर प्रॉपर्टी गिरवी रख के दी थी या बिना किसी प्रॉपर्टी के दी थी, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन कि आपकी गारंटी कॉन्ट्रैक्ट क्या है, बैंक आपके पीछे पड़ सकता है बोरोवर को छोड़कर भी। ऐसा नहीं है कि प्राइमरी लायबिलिटी उसकी और सेकेंडरी आपकी है, प्रथम उसकी है, द्वितीय आपकी है। प्रथम द्वितीय का कोई चक्कर ही नहीं है मेरे भाई, ये बात आप समझ लीजिए। ये पहली इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। इसी से मिलती जुलती दूसरी बात ये है कि यदि एक लोन अकाउंट में एक से ज्यादा गारंटर हों तो भी बैंक की मर्जी है। आप ये नहीं कह सकते कि इस लोन में तो फलाना आदमी भी गारंटर था तो आपने बोरोवर को भी छोड़ दिया, दूसरे गारंटर को भी छोड़ दिया, मेरे पीछे क्यों पड़ गए। अगर एक से ज्यादा भी गारंटर हैं तो भी बैंक की मर्जी है कि वो तीनों में से या चारों में से जितने भी गारंटर और बोरोवर है किसके पीछे पड़े, या सबके पीछे एक साथ पड़े, वो भी बैंक की मर्जी। अब आता हूं दूसरी बात पे।
ईश्वर ना करे, खुदा ना करे, जिसने लोन उधार लिया था बैंक से, जिसकी आपने गारंटी दी थी, उसकी नीयत खराब हो गई, उसने लोन डिफॉल्ट कर दिया, या उसका बिजनेस ठप हो गया, या उसकी नौकरी चली गई, या वो मर गया, और मरने के बाद जो उसके उत्तराधिकारी हैं उनकी नीयत में खोट आ गया और वो कहते हैं हमारे पास तो पैसे हैं नहीं, तो बैंक का राइट है कि या तो उत्तराधिकारियों के ऊपर एक्शन ले अपनी लोन रिकवरी करने के लिए, क्योंकि वो उसके कानूनी उत्तराधिकारी हैं, जिम्मेदारी है वो उनकी बनती है देने की, लेकिन क्योंकि आप तो गारंटर हैं तो बैंक ऐसा भी कर सकते हैं कि उनके उत्तराधिकारियों को छोड़ के फिर आपके पीछे लग जाए। तो यानी बोरोवर मर भी गया और उसके मरने के बाद भाई बोरोवर से तो आपके अच्छे संबंध है, आपका अच्छा दोस्त है, लेकिन जरूरी थोड़ी है उसकी मृत्यु के बाद जो उसके लीगल हियर्स हैं, उसके जो सक्सेसर्स हैं, जो कानूनी उत्तराधिकारी हैं, वारिस हैं, उनसे आपके अच्छे संबंध हो। और मैंने तो बहुत दुनिया देखी है, मरने के बाद कहते हैं ये तो पिछले जन्म का लेखा जोखा था, अब तो आप भरो सर, तो गारंटर फंस जाता है। अब बोरोवर की डेथ का टॉपिक चल रहा है तो ये भी सुझाव दे ही डालूं आपको कि अगर आप किसी के लोन में गारंटर बन रहे हो तो वो जो बोरोवर है, जो व्यक्ति उधार ले रहा है, उसका भाई किसी अच्छी सी कंपनी से टर्म इंश्योरेंस करवा देना, बीमा करवा देना, जितना लोन अमाउंट है उतना बीमा तो करवा ही देना, जरूरत पड़े तो जबरदस्ती करा देना, उसके पास पैसे ना हो तो भाई बीमे की जो थोड़ी सी राशि आएगी मंथली वो आप दे देना, क्योंकि अगर वो मर गया तो वो सारे पैसे आपको देने पड़ जाएंगे, इसलिए अगर उसका बीमा होगा तो उस बीमा राशि से वो लोन चुकता हो जाएगा। अब आता हूं तीसरी बात पे, ईश्वर ना करे गारंटर की मृत्यु हो गई। गारंटर की अगर मृत्यु हो गई तो ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि भाई जब जिस व्यक्ति ने गारंटी दी थी वही मर गया तो फिर उसके जो कानूनी उत्तराधिकारी हैं गारंटर के, वो थोड़े जिम्मेदार होंगे कि भाई किसी के पापा ने गारंटी दे दी अपने दोस्त के लोन में, अब पापा चल बसे तो बच्चे कह रहे हैं वो तो पापा ने गारंटी दी थी, हम क्या करें। मेरे भाई यहाँ पे भी खेल खराब है, आप अपना भविष्य तो खतरे में डाल ही रहे हो गारंटर बन के, अपनी संतान, अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने लीगल उत्तराधिकारियों का भविष्य भी खतरे में डाल रहे हो, क्योंकि कानूनी पोजीशन ये है कि गारंटी जो आपने दी है वो एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है बैंक के साथ आपका, कि अगर इस लोन में डिफॉल्ट हुआ तो पैसे आप भरोगे। डिफॉल्ट होते ही आपकी लायबिलिटी शुरू हो गई। अब यदि मृत्यु भी हो गई, मर भी गए, तो जिस दिन मृत्यु हुई है उस दिन तक का अगर कोई भी डिफॉल्ट था, उस दिन तक का जो भी आउटस्टैंडिंग था, अगर उससे मृत्यु से पहले ही डिफॉल्ट हो चुका था, तो डेट ऑफ डेथ तक जितनी भी जिम्मेदारी बनती थी गारंटर की, वो सारी जिम्मेदारी एक सिविल लायबिलिटी है, वो आपकी संतान पे ट्रांसफर हो जाएगी, क्योंकि जो संतान है, जो उत्तराधिकारी हैं, वो किसी व्यक्ति की जिम्मेदारियां और संपत्तियां दोनों ग्रहण करते हैं कानूनी रूप से। तो गारंटर अगर मर जाएगा तो जो उनके बच्चे हैं वो गारंटर की संपत्तियों के भी अधिकारी होंगे और गारंटर की लायबिलिटी उनकी लायबिलिटी बन जाएगी। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। तो जो गारंटर की डेट ऑफ डेथ तक अगर कोई लायबिलिटी गारंटर की थी तो वो आगे वाली पीढ़ियों को चुकता करना पड़ेगा। हाँ, उस मृत्यु के बाद अगर कोई फ्यूचर लायबिलिटी बन गई है डेट ऑफ डेथ के बाद गारंटर की, तो उसके लिए भविष्य की जो पीढ़ियां हैं वो जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए कानूनी उत्तराधिकार जिम्मेदार नहीं है। तो ये ना केवल अपने लिए एक मुसीबत है बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक मुसीबत का सबब बन सकता है गारंटर बनना लोन में। अब आता हूं नेक्स्ट बात पे। नेक्स्ट बात यह है कि अगर बोरोवर ने, जिसने पैसा उधार लिया है, उसने डिफॉल्ट कर दिया, ईएमआई इर्रेगुलर कर दी, देर में ईएमआई जमा करा रहा है, जमा ही नहीं करा रहा है, लोन एनपीए कर दिया है, आप गारंटर बने बैठे हो, तो बैंक जो आपका क्रेडिट स्कोर है, आपका सिविल रिकॉर्ड है, तो आपकी सिविल रिपोर्ट भी साथ में खराब हो जाएगी। जो डिले जो वहां दिखेगा उस बोरोवर की डिफॉल्ट, वो सारा डिफॉल्ट आपकी सिविल रिपोर्ट में भी दिखेगा और वो हट नहीं सकता, हटेगा नहीं वो।
वो आप में भी दिखेगा, और अगर आपको फिर लोन की जरूरत पड़ गई तो कोई बैंक आपको लोन नहीं देगा। तो उस व्यक्ति को आपने ये पावर दे दी जिसके लिए आप गारंटर बने हैं कि हम तो मरेंगे सनम, तुम्हें साथ ले डूबेंगे। वो तो मर ही रहा है, वो आपको भी साथ में लेके डूब रहा है, क्योंकि आपका सिविल भी उसने खराब कर दिया, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री खराब कर दी, क्रेडिट स्कोर खराब कर दिया। ना केवल वहां पे रिपोर्ट खराब हो जाएगी, बल्कि अगर आपकी इनकम एलिजिबिलिटी के हिसाब से आप एलिजिबल थे कुछ अमाउंट लोन लेने का, मान लीजिए आपकी सैलरी थी 50,000 रुपये और फॉर एग्जांपल आप 25 लाख रुपए होम लोन के लिए एलिजिबल थे, परंतु आपने 10 लाख के किसी पर्सनल लोन में गारंटी दे रखी है, तो आपकी जो एलिजिबिलिटी है, भले ही डिफॉल्ट ना भी करा उसने, ये तो मैं तब की बात कर रहा हूं, तो आपकी जो एलिजिबिलिटी है फिर वो 25 लाख नहीं रहेगी। जो 10 लाख की आपने गारंटी दे रखी है वो उसमें से माइनस हो जाएगा, फिर बैंक आपको 15 लाख ही लोन देगा। बैंक बोलेगा अगर पूरा 25 लाख लोन चाहिए या जितना भी बनता है उतना चाहिए, तो ये जितने पैसे की तुमने गारंटी दे रखी है पहले वो सारे पैसे चुकता करो, वो लोन अकाउंट क्लोज करो, फिर तुम्हारी एलिजिबिलिटी पूरी बनेगी। यानी सिविल रिपोर्ट भी खराब होने का खतरा, और अगर सिविल रिपोर्ट खराब ना भी हो, लोन देने वाला ठीक से लोन दे भी रहा हो, तो भी आपकी इनकम, तो भी आपकी लोन लेने की जो एलिजिबिलिटी है, पात्रता है, वो रिड्यूस हो जाएगी उतने अमाउंट से। तो आपको भविष्य में कभी लोन की जरूरत पड़ेगी तो आपको मुसीबत होएगी। नेक्स्ट बात ये है कि यदि आपने अपनी प्रॉपर्टी को भी बैंक को दे रखा है एज ए सिक्योरिटी, गारंटर तो आप बने ही हुए हैं, प्रॉपर्टी को भी दे रखा है, तो बैंक उस प्रॉपर्टी का पोजेशन ले सकता है, उस प्रॉपर्टी को नीलाम कर सकता है और अपने पैसे वसूल कर सकता है। भले ही बोरोवर की प्रॉपर्टियां भी गिरवी पड़ी हो बैंक के पास, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं, आपने बोरोवर ने कोई लोन लिया, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लिया, उसने भी अपनी प्रॉपर्टी रखी पर बैंक ने आपसे भी एक प्रॉपर्टी ले ली, तो बैंक को अगर दिक्कत हो रही होगी ना उसकी प्रॉपर्टी बेचने में, तो बैंक बोलेगा इसकी प्रॉपर्टी को साइड में रखो, ये जो गारंटर है ना इसकी गर्दन पकड़ते हैं, इसकी प्रॉपर्टी बेच देते हैं, ये जल्दी बिकेगी। अगर आपने प्रॉपर्टी नहीं भी दे रखी, चलो मान भी लिया जाए, तो भी जो आपकी व्यक्तिगत संपत्तियां हैं एसेट्स हैं, वो बैंक कोर्ट में जाके उनको अटैच करवा सकता है, कोर्ट से ऑर्डर ला सकता है कि ये जो गारंटर है इनकी संपत्तियों को अटैच किया जाए, एसेट्स को अटैच किया जाए, और उनको बेचने के आदेश कोर्ट से ला सकता है। अब लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं अगर किसी लोन में गारंटर बन गया हूं, लोन चल रहा है, चाहे ठीक चल रहा है चाहे खराब चल रहा है, तो क्या मैं इस गारंटी को कैंसिल कर सकता हूं, रिवोक कर सकता हूं, इस गारंटी कॉन्ट्रैक्ट से मैं बाहर निकल सकता हूं? देखिए, बैंक वाले बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं। जब वो लोन देते हैं ना, तो जो आपसे उन्होंने लोन एग्रीमेंट साइन करवाए होते हैं या गारंटी का जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया होता है, उसमें ऐसी ऐसी क्लॉजेज होती हैं जो सब लगभग बैंक के फेवर में ही होती हैं। उसमें एक क्लॉज ये भी होती है कि ये जो गारंटी आप दे रहे हो ये इर्रिवोकेबल है, इसे कैंसिल नहीं किया जा सकता। भूकंप आ जाए, तूफान हो जाए, कोरोना आ जाए, जो मर्जी हो जाए, जब तक लोन चल रहा है पूरा लोन खत्म नहीं हो जाता। अलोंग विद एंटायर प्रिंसिपल, इंटरेस्ट एंड पीनल चार्जेस, यानी मूलधन, ब्याज और अन्य किसी भी प्रकार के जो चार्जेस है सारे बैंक के चुकता नहीं हो जाते, तब तक आप उस गारंटी को कैंसिल नहीं कर सकते, रिवोक नहीं कर सकते। एज ए गारंटर आपकी गारंटी खत्म नहीं हो सकती। हाँ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ प्रावधान हैं जिन परिस्थितियों में गारंटी को कैंसिल किया जा सकता है, वो केस टू केस बेसिस पे समझने पड़ेंगे। अब बोरोवर ने डिफॉल्ट कर ही दिया है तो उपाय क्या है? आप तो फंस गए गारंटर बन के। देखिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सेक्शन 140 और 141 लॉ ऑफ सब्रोगेशन की बात करती है। लॉ ऑफ सब्रोगेशन का मतलब यह है कि यदि आप किसी और के पैसे आप दे रहे हैं, आपने तो दे दिए बैंक को पैसे, आपको तो देने पड़ेंगे बैंक के पैसे, आपने उसका लोन चुकता कर दिया एज ए गारंटर, परंतु फिर आप उस बोरोवर के ऊपर मुकदमा कर सकते हो कोर्ट में कि मैंने तेरी गारंटी दी थी और तेरी गारंटी देने की वजह से मुझे बैंक को इतने पैसे देने पड़े, क्रेडिटर को, तो आप उस व्यक्ति पे मुकदमा कर सकते हो। अब ये देखो, कानूनी प्रावधानों की बात है, प्रैक्टिकली तो आप समझ रहे हो
बैंक ही जिस बोरोवर से अपने पैसे नहीं ले पाया, बैंक ही उसका कुछ नहीं उखाड़ पाया, तब उस व्यक्ति से आप कोर्ट में केस कर भी दोगे तो उससे आप क्या वसूल पाओगे और क्या नहीं वसूल पाओगे मुझे तो नहीं पता। इसी तरह कुछ और छोटे छोटे और प्रोविजंस भी हैं जहां पे आप बच सकते हो अपनी जिम्मेदारी की गारंटर होने से, पर देखना पड़ेगा केस टू केस बेसिस पे कि वो कितने हमारे केस पे एप्लीकेबल हो पाएंगी चीज़ें। फॉर एग्जांपल, यदि बैंक ने आपको नोटिस या सूचना नहीं दी कि जो बोरोवर है, अगर मान लो उसने ईएमआई डिफॉल्ट कर दी, तो आप तो गारंटर थे ना, बैंक का आपको सूचना देना बनता था लिखित में कि ये भाई बोरोवर जिसकी आपने गारंटी दी है ये ईएमआई टाइम पे नहीं दे रहा है, एक ईएमआई मिस हो गई है, 2 मिस हो गई है, या लेट आ रही है, या आ ही नहीं रही है। तो बैंक ने अगर आपको सूचना नहीं दी तो जो आपका राइट था एज ए श्योरिटी, एज ए गारंटर, उसका वायलेशन हुआ है। बैंक की ड्यूटी थी कि वो आपको इन्फॉर्म करे। इसी प्रकार जिस लोन अकाउंट में आप गारंटर बने हैं उसमें कुछ नियम शर्तें थी, कुछ टेन्योर था, कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट था, कुछ और बात होगी, कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखी गई होगी, 100 तरह की शर्तें होती हैं। तो उस लोन कॉन्ट्रैक्ट की जो मटेरियल टर्म्स हैं, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं, बैंक उसमें वेरिएंस नहीं कर सकता अपनी मर्जी से। अपनी मर्जी से वो पर्सनल लोन को बिजनेस लोन में कन्वर्ट नहीं कर सकता, या अपनी मर्जी से वो उसमें ऐसा कुछ नहीं कर सकता बिना आपकी सहमति के, बिना गारंटर की सहमति के। और अगर कर दिया तो हमारा एक लीगल राइट बन जाता है कि बैंक ने जिन शर्तों को अल्टर किया है तो उन शर्तों के कारण जो जिम्मेदारी उत्पन्न हुई है उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। इसी तरह यदि गारंटी का फॉर्म आपसे साइन झूठ बोल के कराया गया, मिस रिप्रेजेंटेशन करके कराया गया, फ्रॉड से कराया गया है, तो भी ये एक्सटेंड लिया जा सकता है। पर इनको हम कोर्ट में कितना प्रूव कर पाएंगे, ये एक बड़ा ही मुश्किल काम होता है इस प्रकार की चीज़ों को कोर्ट में प्रूव करना, क्योंकि बैंक वाले ना केवल आपसे गारंटी का जो एग्रीमेंट है वो साइन करवा लेंगे, बल्कि कई बार मैंने देखा है प्रोमिजरी नोट, प्रो नोट भी बैंक गारंटर से साइन करवा लेता है। प्रो नोट पर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, प्रोमिजरी नोट पे, वचन पत्र पे, क्योंकि वो भी एक ऐसा एक सीरियस टॉपिक है जिसके बारे में मुझे ऐसा लगता है कि आम लोगों को बहुत कम मालूम है इस बारे में। इसलिए जो व्यक्ति की आप गारंटी दे रहे हो, जब तक आपको पूरी तरह यकीन ना हो कि ये व्यक्ति आपका बिल्कुल अपना है और ये और मैं तो एक ही बात है, ये सारे पैसे मुझे भी देने पड़ गए तो मैं दे दूंगा, ये सोच के गारंटी दे रहे हो तब तो ठीक है। वरना कोई गारंटी मांगने आए तो वो जो दुकानों पे लिखा रहता है ना, वो बोल देना, फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करे। तो फैशन तो कर लेना भाई, चाय पिला लेना, मीठी मीठी बातें कर लेना, पर गारंटी मत देना।